नमस्कार बंधुओं, क्या हाल चाल। सुस्वागतम, वेलकम। अंतिम रात परीक्षा के पहले की है। कल सुबह आप लोग परीक्षा देने निकल जाएंगे और उम्मीद करता हूं परीक्षा आप लोगों की अच्छी होगी। आप लोगों ने मेहनत की है। अब जिस भी छात्र ने मेहनत नहीं की उसका तो नहीं बता सकते, लेकिन जिन छात्रों ने भी मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है और पूरा डेडिकेशन रहा है उनका इस परीक्षा को लेकर के, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों की परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपके अनुसार आए और परीक्षा ये प्रीलिम्स की आप पास कर जाएं। सीसेट की तैयारी करवा रहे थे और सीसेट की तैयारी में रीजनिंग विषय पढ़ा रहे थे आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जुड़े हुए हैं लगातार और जानते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की श्रृंखला शुरू की थी और आज अंतिम दिन है परीक्षा के पहले का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला में ये अंतिम वर्ष 2012 पहली बार यूपी पीसीएस की परीक्षा में सीसेट जो इंक्लूड किया गया था वो 2012 की परीक्षा में ही इंक्लूड किया गया था। और 10 जून 2012 को जब ये परीक्षा पूछी गई थी तो उसमें 5 अतिरिक्त विषय पीसीएस की परीक्षा में, प्रीलिम्स की परीक्षा में रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन ऐड किया गया था। ठीक है, तो पहली बार क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पीसीएस की परीक्षा में रीजनिंग के। वर्ष 2012 में जो क्वेश्चंस पूछे थे रीजनिंग विषय से उनकी संख्या थी 21 और मिक्स क्वेश्चंस पूछे थे। उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे थे, वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस पूछे थे और डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। ठीक है, तो आइए 19 क्वेश्चंस हैं वर्ष 2012 के, इन क्वेश्चंस को करते हैं और इन क्वेश्चंस को करने के बाद समझते हैं कि हमारा जो कल का पेपर है वो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग आसानी से कर लेंगे। जिन भी लोगों ने ये पीवाईक्यू सीरीज रेगुलर देखी है और ऐप पर जो कोर्स चल रहा था उस कोर्स को रेगुलर देखा है, किया है, निश्चित तौर पर सिर्फ 2 विषय हिंदी और रीजनिंग के दम पर आपका सीसेट निकल जाएगा। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन से करते हैं आज के सत्र की शुरुआत। पहला क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। कहता है आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं। सुनने में और पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव के पद पर हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। ठीक है, 2 तकनीकी सहायकों का आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना है। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों का साक्षात्कार रखा गया है। लिखित परीक्षा हुई, उसमें से 10 उम्मीदवारों को चयनित किया गया है साक्षात्कार के लिए और कुल मिलाकर के 10 में से 2 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। कहता है उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्य अनुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम से संस्तुति करनी है। दैट इज कि जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है और जो उनका कार्य अनुभव है उसके आधार पर आपको उन 10 लोगों को क्या करना है, क्रम में अरेंज करना है। पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और जो टॉप 2 लोग होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। कहता है मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं। जिस मंत्रालय में आप उप सचिव हैं उस मंत्रालय के ही पूर्व कोई अधिकारी हैं जिनसे आप पहले से ही परिचित हैं, आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। तो मंत्रालय के वो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनसे आप पहले से परिचित हैं वो आपसे कह रहे हैं कि पहले 2 नामों में, वो जो 10 लोगों की सूची आप बनाएंगे इंटरव्यू के बाद, उसमें पहले 2 नामों में वाई का नाम होना चाहिए। ठीक है, क्या बोले हैं कि पहले 2 नामों में वाई का नाम होना चाहिए, ऐसा उन्होंने आपसे कहा है। आप
क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सिचुएशन आपको दे दी गई और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अब आपको निर्णय लेना है, रिएक्शन देना है कि आपका सही निर्णय, उचित निर्णय क्या होगा। पूरे स्टेटमेंट को पढ़ करके समझ में आ जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी ईमानदारी को ध्यान में रख करके लिखा गया है कि हम कितने ईमानदार हैं, कितने सत्यनिष्ठ हैं, कितने कर्तव्य परायण हैं। हाँ या ना? क्योंकि पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हम जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर काम करने वाले हमारे एक और अधिकारी ने, एक और परिचित ने हमसे भ्रष्टाचार करने के लिए कहा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम भ्रष्टाचार करते हैं या नहीं करते हैं, या हमारा उचित निर्णय क्या होता है। ठीक, ये हमको करना है। ठीक है, तो पहला निर्णय क्या है? कहता है इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे और उनके मौखिक निर्देशानुसार काम करेंगे। आप क्या करेंगे? इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी जैसा निर्देश आपको देंगे आप वैसा काम करेंगे। ठीक, मैंने हर बार आपको समझाया है कि ये क्वेश्चन आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी मानसिक स्थिति का परीक्षण करने के लिए दिया जाता है। हर काम को अपने से वरिष्ठ अधिकारी को सौंप देना ये आपकी बौद्धिमत्ता नहीं है, ये आपकी बौद्धिकता नहीं है कि आप ये क्या दिखाता है कि आप उस काम से भाग रहे हैं। समस्या आपके सामने आई है ना, तो हल भी आपको निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी समस्या है वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुंच गए, इधर से कोई समस्या आई वरिष्ठ अधिकारी के पास, उधर से कोई समस्या आई वरिष्ठ अधिकारी के पास। ये नहीं किया जाता। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मतलब होता है कि आप क्या निर्णय लेंगे, आपका निर्णय महत्वपूर्ण है। ठीक, हर बार वरिष्ठ अधिकारी के पास नहीं जाएंगे। तो पहला वाला कि मामले को वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाया जाएगा, नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा कहता है उस वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मानेंगे जिसने आपसे संपर्क किया था और यह जानते हुए कि उनका उम्मीदवार श्रेष्ठतम 2 में नहीं है, आप उसे वरिष्ठ 2 उम्मीदवारों में संस्तुत करेंगे, यानी आप भ्रष्टाचार कर देंगे। जो पूर्व अधिकारी ने आपसे संपर्क किया और आपसे कहा कि वाई का सिलेक्शन होना चाहिए, भले ही वाई सिलेक्शन योग्य ना हो लेकिन आप वाई को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या ऐसा करेंगे? क्या ये आपका निर्णय होना चाहिए? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की जीत यहां पर नहीं होगी। तो दूसरा वाला गलत है। कहता है सभी 10 उम्मीदवारों के विवरणों की जांच करेंगे। जो 10 उम्मीदवार साक्षात्कार के देने आए हैं उन सभी का साक्षात्कार लेंगे, उन सभी की शैक्षिक योग्यता और उनके कार्य अनुभव की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का चयन हो या ना हो। ठीक, हमारा कर्तव्य क्या है? अगर 10 लोग साक्षात्कार देने आए हैं तो हम उन सभी 10 लोगों का साक्षात्कार लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उनके शैक्षणिक योग्यता को चेक करेंगे, उनके अनुभव को चेक करेंगे। ठीक, यानी जो चीजें हमको करनी चाहिए, कर्तव्य जो हमारा है वो हमको करना चाहिए, वो करेंगे। अब वो करने के बाद अगर वाई का सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छा, और अगर वाई का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी बहुत अच्छा। हमें वाई के सिलेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जो कार्य है वो कार्य हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं, इससे फर्क पड़ता है। तो ये सी वाला निर्णय सबसे सटीक निर्णय होगा, जबकि डी वाला कि जानबूझ करके उम्मीदवार वाई को वरीयता क्रम में नीचे रखेंगे ताकि उसका चयन ना हो। नहीं, हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि अधिकारी ने हमसे कहा है कि वाई का सिलेक्शन होना चाहिए तो आप खुन्नस खा गए कि अब तो अगर सिलेक्शन हो भी रहा होगा वाई का तो भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। नहीं, हमको ऐसा भी नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। क्या करना है? कर्तव्य का पालन। ठीक, और कर्तव्य क्या कहता है कि सभी उम्मीदवारों को जांचेंगे, परखेंगे और जिसका सिलेक्शन हो रहा होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। अब उसमें वाई का हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला कहता है विषम पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द ऑड वन आउट। विषादग्रस्त, पेंसिव या डिप्रेसिव बोल सकते हैं, जो डिप्रेशन में है, विषादग्रस्त है, सच्चा, धूर्त और सदाचारी, इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा? इनमें से ये विषादग्रस्त क्या हो जाएगा? अलग। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में है वो अलग हो जाएगा। विषादग्रस्त होना एक समस्या, एक बीमारी है, जबकि सच्चा होना, ट्रूथफुल होना, धूर्त होना या सदाचारी होना ये क्या होते हैं? व्यक्ति के गुण होते हैं। ठीक है, व्यक्ति के गुण।
ठीक, ये सच्चा होना, धूर्त होना, सदाचारी होना व्यक्ति के गुण होते हैं, जबकि डिप्रेशन में होना, विषादग्रस्त होना ये एक बीमारी है, किसी न किसी कारण की वजह से होती है। तो अलग कौन सा होगा? विषादग्रस्त होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कथन का विश्लेषण केवल दिए हुए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। कथन क्या दिया है भैया? कथन है रूढ़िवादी लोग, कंजर्वेटिव जो सोच के लोग होते हैं, रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव, कि जो परंपरा चली आ रही है वही चलेगा, अलग कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमारे यहां शादी में डांस नहीं होता तो डांस नहीं होगा। ठीक, भजन बजाया जाता है, भजन ही बजेगा। रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो कहता है कि रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं। असहिष्णु का मतलब इनटॉलरेंट। असहिष्णु का मतलब क्या हो गया? इनटॉलरेंट। यानी इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है पहले तो ये समझ लो। ठीक है, कि रूढ़िवादी लोग विरले ही मतलब बहुत कोई ऐसा मिलेगा रूढ़िवादी किस्म का व्यक्ति जो इनटॉलरेंट होगा, असहिष्णु होगा, वरना जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो असहिष्णु नहीं होते, वो सहिष्णु होते हैं। सहिष्णु का मतलब टॉलरेंट होते हैं, तुरंत शुरू ना, ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं करो तो बिफर जाएंगे। ठीक है, ये स्थिति होती। ठीक, तो कह रहा है रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं, यानी बहुत लोगों में से कुछ ऐसे हमको मिल जाएंगे जो असहिष्णु होंगे, वरना ज्यादातर या मैक्सिमम जो लोग हैं रूढ़िवादी किस्म के, वो क्या होते हैं? असहिष्णु ही होते हैं। ठीक, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला निष्कर्ष है, कहता है जो भी रूढ़िवादी है वह असहिष्णु होता है। नहीं, गलत, सीधे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं। 100 में से कोई 10-5 मिलेंगे जो असहिष्णु होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? रूढ़िवादी लोग सहिष्णु होंगे, टॉलरेंट होंगे। ठीक, तो कहता है जो भी स्टेटमेंट है कि रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं, और स्टेटमेंट की जो भी रूढ़िवादी है वो असहिष्णु होगा, क्या हो जाएगा? पूरी तरह से गलत, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरा, बहुतेरे रूढ़िवादी असहिष्णु हैं। बहुतेरे, बहुतेरे का मतलब बहुत ज्यादा। रूढ़िवादी लोग कैसे होते हैं? असहिष्णु होते हैं। उसका कहना है कि रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं। विरले का मतलब पता है क्या हुआ? विरले का मतलब लगभग सभी, 100 में से कोई एक ऐसा मिल जाएगा जो असहिष्णु नहीं होगा, रूढ़िवादी होगा, असहिष्णु नहीं होगा। वरना क्या होते हैं? जनरली, सामान्यतः रूढ़िवादी लोग असहिष्णु होते हैं। विरले शब्द का यह मतलब है यहां पर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुतेरे रूढ़िवादी असहिष्णु होते हैं? नहीं, बहुतेरे का मतलब हो गया कि 70%, 80%, 90% ये बहुतेरे हो गया। और अगर ये बहुतेरे है तो इसको सही नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल दिया विरले का मतलब 100 में कोई एक आधा मिल जाता है जो असहिष्णु नहीं होगा, बाकी क्या होंगे? सहिष्णु होंगे। ठीक, तो ये वाला भी गलत हो। कहता है पर्याप्त रूढ़िवादी सहिष्णु हैं, सभी रूढ़िवादी असहिष्णु हैं। सभी रूढ़िवादी क्या है? असहिष्णु। वो कह रहा है रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं, यानी कोई रूढ़िवादी ऐसा होगा जो असहिष्णु का, और ये कह रहा है सभी रूढ़िवादी असहिष्णु। क्या सही होगा? नहीं, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक, अब बचता क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर सी वाला, पर्याप्त रूढ़िवादी लोग सहिष्णु हैं। अब आप कहेंगे सर अभी आप बोल रहे हैं कि 100 में से कोई एक आधा स्टेटमेंट के आधार पर जब वो बोल रहा है कि रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं, यानी अगर रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं तो इसका मतलब है कि कोई एक आधा होता होगा जो सहिष्णु होता हो, तो उसमें पर्याप्त संख्या कैसे आ जाती है? ठीक, पर्याप्त का मतलब पता है क्या होता है? एक्चुअल मीन पर्याप्त का होता है क्वाइट अ फ्यू। ठीक है, क्वाइट अ फ्यू यानी बहुत कम। क्वाइट अ फ्यू, फ्यू शब्द का मतलब भी आप अगर कुछ लगाते हैं तो गलत है। सम का मतलब भी कुछ होता है, फ्यू का मतलब भी कुछ होता है, लेकिन फ्यू का मतलब कुछ नहीं, बहुत कम होता है। ठीक, सम का मतलब कुछ और फ्यू का मतलब बहुत कम कुछ। ठीक,
तो यहां पर ये जो पर्याप्त शब्द है इसका अर्थ है क्वाइट अ फ्यू, यानी बहुत कम लोग रूढ़िवादी होते हुए सहिष्णु होते हैं, अन्यथा बाकी रूढ़िवादी क्या होते हैं, सही असहिष्णु ही होते हैं। विरले ही कोई रूढ़िवादी से असहिष्णु होता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब सीधे सीधे स्टेटमेंट बन गया है कि रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं। यदि रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं तो पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग हैं रूढ़िवादी जो सहिष्णु किस्म के होते हैं, बाकी विरले ही असहिष्णु होते हैं। सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है केशव जानता है कि एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक 3 से अधिक लेकिन 8 से कम है। भैया पीछे वाले प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया ना। हाँ, पर्याप्त रूढ़िवादी सहिष्णु है, सीधे सीधे लिखा है कि रूढ़िवादी लोग विरले ही सही असहिष्णु होते हैं। इसका मतलब है पर्याप्त संख्या में रूढ़िवादी लोग क्या होते हैं, सहिष्णु होते हैं, विरला ही कोई होगा जो असहिष्णु होगा। ठीक, ये बन जाएगा इसका उत्तर। हाँ, केशव जानता है कि यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक 3 से अधिक लेकिन 8 से कम है। मंगल जानता है कि कपिल के प्राप्तांक 6 से अधिक लेकिन 10 से कम है। यदि दोनों की ही जानकारी सही है तो कपिल के प्राप्तांकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा। ऐसा क्वेश्चन कैलेंडर में आता है कि रमन को पता है कि उसके पिता का जन्मदिन 6 के बाद लेकिन 10 के पहले है, जबकि सुमन को पता है कि नहीं पिताजी का जन्मदिन 8 के बाद लेकिन 10 के पहले है, तो बताओ पिताजी का सही जन्मदिन कब हुआ। ऐसा ही क्वेश्चन जो यहां पर बनाया गया। कहता है केशव जानता है, केशव के बारे में जो जानकारी है कि एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक, केशव को क्या जानकारी है कि कपिल के जो प्राप्तांक हैं वो 3 से अधिक लेकिन 8 से कम है। 3 से अधिक यानी 4, 8 से कम यानी 5, 6 और 7। ठीक है, और कपिल के प्राप्तांकों के बारे में मंगल जानता है कि कपिल के जो प्राप्तांक हैं वे 6 से अधिक लेकिन 10 से कम है। तो 6 से अधिक यानी 7, 8, 9, 10 से कम। ठीक भैया, कॉमन एरिया क्या आ रहा है दोनों में, 7। दोनों का कॉमन नंबर क्या है, 7 है, यानी कंफर्म है कि कपिल को कितने अंक मिले हैं, 7 अंक मिले हैं। कपिल को 7 अंक मिले हैं। तो कह रहा कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। प्राप्तांक 2 में से कोई भी है, नहीं 2 में से कोई भी नहीं, एग्जैक्टली एक है। ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, कि एक ही प्राप्तांक है और वो संख्या क्या है, 7। ठीक, केवल एक ही प्राप्तांक है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह से परिवर्तित हो जाती हैं, तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी। आसान सा क्वेश्चन, कैसे करते हैं, डायरेक्शन बना लो पहले। ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन बनाया गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, अब इनके बीच से होकर के यहां से क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट होता है। यहां पे क्या होता है, ये साउथ ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्या कह रहा है, कहता है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है, उत्तर। तो भैया दक्षिण पूर्व ये है ना, साउथ और ईस्ट के बीच, दक्षिण और पूर्व के बीच क्या होता है, दक्षिण पूर्व। कहता है दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर। ठीक, यानी कि अगर दक्षिण पूर्व उत्तर हो रहा है तो दक्षिण पूर्व को कहां ले गए, उत्तर। अब दक्षिण पूर्व कहां चला गया, उत्तर की ओर, यानी जो दक्षिण पूर्व था उसको क्या जाना जाएगा, उत्तर जाना जाएगा। तो रोटेशन केवल पता करो, रोटेशन कितना हुआ, दक्षिण पूर्व उत्तर हो गया तो रोटेशन कितना हुआ, 90 डिग्री ये है और 45 ये, तो टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री का रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, और दक्षिण पूर्व से उत्तर गए हैं यानी कि एंटी क्लॉक में जा रहे हैं। ठीक, कहता है उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम। तो देखो ये उत्तर पूर्व है कि नहीं है, ये क्या है, उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व से अगर हम 135 एंटी क्लॉक में जाएं तो कहां पर पहुंचेंगे, पश्चिम। तो उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम। तो कह रहा है उसी प्रकार से पश्चिम के लिए क्या होगा, कहता है उसी प्रकार से पश्चिम के लिए क्या होगा। तो भैया पश्चिम के लिए क्या हो जाएगा, ये रहा पश्चिम। पश्चिम को कहां ले जाएं, एंटी क्लॉक में 135 ले जाएं, तो ये 90 हुआ और ये 45, यानी ये हुआ 135। तो पश्चिम को एंटी क्लॉक 135 पे ले जाएंगे तो कहां पहुंच जाएगा,
दक्षिण पूर्व में, यानी पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, सप्लाई द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। आओ जरा देखा जाए लुप्त संख्या क्या चल रही है भैया। यहां पर 48 घटी है 24, फिर 72, फिर 36, फिर 108। एक घट रहा है, फिर लगातार बढ़ नहीं, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो 48 से 24 बटे का 2 हो रहा है, और 24 यहाँ 72 होता है कि नहीं होता है, 72 बटे 36 2, फिर 36 होता है। ठीक, आओ यही चलाते हैं भैया। क्या चल रहा है, 48 में बटे 2 कर दो, क्या कर दो, बटे 2, तो क्या मिलेगा, 24 मिल जाएगा। ठीक, अब 24 में 3 का गुणा कर दो, तो 24 3 72। ठीक, फिर 72 में क्या कर दो, बटे 2, 36 आएगा, और 36 में फिर करो 3 का गुणा, तो 30 3 90, 6 3 18, 108। अब 108 में क्या करो, फिर से 1 बटे 2 कर दो, यानी 2 का भाग। 108 बटे 2 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा भाई। 108 का आधा होता है 54, तो 54 ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक, आओ जरा पता करते हैं भैया, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बीच की संख्या पता करनी है ना, आगे और पीछे की संख्या से पता करेंगे कि बीच में क्या आ रहा है। 235 और 413, बीच में लिखा है 648, ये तो यार सीधे सीधे जोड़ा गया है। 5 + 3 जोड़ो तो 8 आता है, 3 + 1 जोड़ो तो 4, और 2 + 4 जोड़ो तो 6, सीधे सीधे जोड़ दिया गया है। सेम काम 9 809 और 512 को 8 5 13 हो गया, 12 9 21, 1321 हो गया। तो 136 और 325 को जोड़ो, 3 + 1 4 हो गया, 400, 36 और 25, 36 5 41 20 61, यानी 461 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 461। ठीक, ए इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है। ए भारी है किससे, बी से। सी डी की तुलना में हल्का है, तो सी क्या है, हल्का है किससे, डी से। फिर कहता है कि बी डी की तुलना में हल्का लेकिन ई से भारी है। तो बी क्या है, बी जो है वो हल्का है डी से, लेकिन ई से भारी है। क्या है, ई से भारी है, ई से भारी है। ठीक, तो कह रहा बताओ निम्न में से सर्वाधिक भारी कौन है। अभी दोपहर में 2013 वाला सेट लिया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तब भी मैंने कहा था कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगेन ए और डी में हमको लॉजिक ही नहीं दिया गया, कोई कंडीशन ही नहीं दी कि ए और डी के बारे में पता करें। ठीक है, अगर हम इसको बनाएंगे भी तो हमको ये पता है कि 5 लोगों में ए बी से बड़ा है। ठीक, और डी किससे बड़ा है, बी से, तो ए और डी पहले स्थान पर आएंगे, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद बचता है बी, ई और सी, तो बी, ई और सी ये अंतिम 3 स्थानों पर आएंगे। लेकिन अगेन स्टार्टिंग में या तो ए आएगा पहले या तो डी, या तो ए आएगा पहले या तो डी, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में बताया जा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन में डी नहीं दिया। देखो ध्यान से, क्या ऑप्शन में कहीं डी दिया गया है, नहीं दिया गया। यदि ऑप्शन में डी नहीं दिया गया तो हम कह सकते हैं कि इनमें से सर्वाधिक भारी कौन होगा, ए ही सर्वाधिक भारी होगा। अगर ऑप्शन में डी दिया होता तो हम फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाते, उस क्वेश्चन को गलत ही कहते। लेकिन चूंकि ऑप्शन में डी नहीं दिया गया है और पहले 2 स्थानों पर या तो डी या तो ए आ रहा है, तो कंफर्म है कि ए ही सर्वाधिक भारी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पूछा क्या है, अपने प्रस्थान मंदिर से कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस पूछ रहा है तो फिगर बनाना पड़ेगा भैया। ठीक है, अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो ये रहा घर, और घर से दक्षिण की ओर कितना चला,
10 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। ठीक, फिर क्या कहता है, दाहिने मुड़ करके 6 किलोमीटर और चलता है, तो दाहिना उसका इस तरफ पड़ेगा पश्चिम में। ठीक है, तो दाहिने मुड़ करके 6 किलोमीटर की दूरी को और तय करता है। यदि आप कंफ्यूज होते हैं कि दाहिने मुड़ना है कहां मुड़े, बाएं मुड़ना है कहां मुड़े, सिंपल सा तरीका होता है, एरो हमेशा बना करके चलो और एरो पर किसको जूम करो, अपने आप को, किस एरो के साथ साथ आप चल रहे हैं। ठीक है, अपने आप को हमेशा जूम किया जाता है कि एरो के साथ साथ आप चल रहे हैं। अब अगर इस एरो के साथ में जा रहा हूं तो नीचे की ओर देख रहा हूं, तो नीचे की ओर देख रहा हूं तो मेरा दायां इधर और बायां इस तरफ, तो 6 किलोमीटर दाएं मुड़ता है तो पश्चिम की ओर दाएं मोड़ दिया। ठीक, कहता है पुनः दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर और चलता है, तो यहां से वापस से अपने दाएं मुड़ा है। ठीक है, दायां ऊपर की ओर पड़ेगा और दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर की दूरी को उसने और तय किया। फिर कहता है दाहिने घूमता है अंततः और 5 किलोमीटर और चलता है, तो भैया यहां से वापस अपने दाएं घूमा और कितनी दूरी तय किया, 5 किलोमीटर की दूरी को उसने और तय किया। कहता है कि अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो भैया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, घर यहीं पे तो था, और ये क्या है, एंड पॉइंट। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट है तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे। ठीक, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 6, तो ये भी दूरी कितनी होगी 6, लेकिन 6 में से 5 तो वापस आ गए, तो ये दूरी कितनी बची, केवल 1, तो 1 किलोमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 50 लोगों के एक समूह में 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ठीक, तथा सभी लोग हिंदी या अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोलते हैं। यानी ये जो 50 लोग हैं, ये 50 लोगों में से कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, लेकिन कोई न, हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज बोलता जरूर है, कोई ना कोई भाषा बोलता जरूर है। कह रहा बताइए उन लोगों की संख्या क्या है जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। उन लोगों की संख्या जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, तो टोटल उसने बताया है कि 50 लोग हैं। ठीक है, और 2 विषय हैं हमारे पास, एक हिंदी वाले लोग हैं, एक अंग्रेजी वाले लोग हैं। ये हिंदी हो गया हम लोगों के पास और ये हो गया इंग्लिश। ठीक, कहता है 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं। 25 लोग क्या करते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी, तो 25 को भैया कॉमन पे रख लिया जाए। ठीक है, 25 कहां पर आ गया, कॉमन, हिंदी और इंग्लिश में। अब 25 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो कहता है 35 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी, 35 लोग हिंदी। अच्छा, केवल हिंदी वाले को अगर देखेंगे तो 25 तो ऑलरेडी आ गए, और टोटल हिंदी बोलने वाले लोग कितने, 35, तो 25 यदि ऑलरेडी आ गए तो 10 की संख्या यहां पर और जोड़ ली जाए, तो हिंदी बोलने वाले छात्र या लोग 35 हो जाएंगे। तो अब केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने बचे, टोटल कितने लोग हैं 50, उसमें से 50 में से 35 निकल गए तो कितने बचे, केवल और केवल 15। ये 15 उन लोगों की संख्या है जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया। ठीक, वेस्टइंडीज ने भारत को 2 बार हराया, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 2 बार हराया, जबकि भारत ने वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड को 2 बार हराया। कौन सा देश सबसे ज्यादा संख्या में मैच हारा है, यह पता करना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो भैया है भारत। ठीक है, सबसे पहले क्या है, भारत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो ऑस्ट्रेलिया कितने मैच हार गया, ऑस्ट्रेलिया कितने मैच हार गया, 2। वेस्टइंडीज ने भारत को 2 बार हराया, तो भारत 2 बार हारा। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को कितनी बार हराया है, 2 बार। जबकि भारत ने वेस्टइंडीज को 2 बार हराया, तो भारत ने भी वेस्टइंडीज को 2 बार हराया है। और न्यूजीलैंड को भी कितनी बार हराया है, भारत ने 2 बार हराया है। ठीक, तो भारत 2 बार हारा है, ऑस्ट्रेलिया 2 बार, वेस्टइंडीज को 2 बार ऑस्ट्रेलिया ने हराया, 2 बार भारत ने हराया, न्यूजीलैंड को 2 बार भारत ने हराया। कौन सा देश सबसे ज्यादा संख्या में मैच हारा है, कौन सा देश, वेस्टइंडीज। कितने मैच हारा है, टोटल 4 मैच हारा है, तो सी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
श्रृंखला दी गई है और श्रृंखला के बारे में हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। BEHKNQTWZ 2 3 5 3 8 11 3 14 3 17 20 3 23 3 26 किधर मिल रहा है? 3 3 6 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है, 3 3 6 3 9, 4 3 7 1 8 गलत, 16 2 18 गलत, फिर 6 3 9 1 10 गलत, बेकार। ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या चल रहा है? बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की 5 और एच की 8, 2 + 3 + 3 का अंतर चल रहा है, यानी +3 + 3 हो रहा है। 11 से 14, 14 से 17 प्लस का 3 हो रहा है। ठीक, तो उसके आधार पर CFI में केवल प्लस का 3 हो रहा है, बाकी कहीं पर भी नहीं। एक दूसरा लॉजिक ये भी चल रहा है, B से K से T, यानी 2 से 11 प्लस का 9, 11 से 20 प्लस का 9, तो अगली बार 20 + 9 करोगे तो 20 से 26, 26 तक तो Z हो गया, Z के बाद ABC, 9वें स्थान पर C आएगा। ठीक, ये भी लॉजिक लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी 2012 में पहली बार CSAT पूछा और 2012 में पहली बार CSAT पूछने में फॉल्टी क्लॉक का क्वेश्चन पूछ डाले हैं। एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी है, वो बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज हो जाती है, सेम घड़ी। ठीक, घड़ी ने कब सही समय बताया होगा जानना चाहता है। क्या तरीका मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच? देखो, घड़ी मंगलवार की बात कर रहा है। ठीक है, मंगलवार को दोपहर 1 बजे, ठीक है, मंगलवार को 1 बजे घड़ी क्या है? 1 मिनट धीमी है, यानी वास्तविक समय से 1 मिनट स्लो चल रही है। ठीक, सेम घड़ी बृहस्पतिवार को, यानी कि गुरुवार को जब सेम घड़ी को देखा गया, कितने बजे? दोपहर 1 बजे ही, तो 2 मिनट तेज है, यानी वास्तविक समय से 2 मिनट फास्ट है, वास्तविक समय से 2 मिनट फास्ट। ठीक, तो अब एक बात बताओ, घड़ी सेम है, मंगलवार को जब घड़ी को देखा गया तो 1 मिनट पीछे चल रही थी वास्तविक समय से, गुरुवार को उसी घड़ी को देखा गया तो 2 मिनट तेज हो गई। इसका मतलब है कि हमारी ये जो घड़ी है जो 1 मिनट पीछे चल रही है, पहले तो उसने इस 1 मिनट को कवर किया होगा। ठीक है, पहले उसने इस 1 मिनट को कवर किया होगा, 1 मिनट फास्ट हुई होगी, है कि नहीं? पहले ये घड़ी 1 मिनट स्लो चल रही, फिर 2 मिनट तेज हो गई सेम घड़ी, तो 2 मिनट तेज कैसे हो जाएगी? तो पहले जो 1 मिनट स्लो चल रही थी उसने पहले उसको कवर किया होगा। ठीक, अच्छा, जब उसने 1 मिनट जो स्लो चल रही थी उसको कवर किया होगा तो उसी टाइम पर सही समय दिखाया होगा, और फिर 2 मिनट और तेज हो गई, फिर 2 मिनट और तेज हो गई, तो कुल मिलाकर के हमारी ये घड़ी 1 मिनट ये और 2 मिनट ये कितना तेज हो गई? 3 मिनट फास्ट हो गई। कितना फास्ट हो गई? 3 मिनट फास्ट हो गई। कितना टाइम लगा उसको 3 मिनट फास्ट होने में? मंगलवार से गुरुवार, मंगलवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार दोपहर 1 बजे कितना समय हो गया? मंगल से बुध 24 घंटा, बुध से गुरु 24 घंटा, यानी टोटल 48 घंटा हो गया। तो 48 घंटे में 3 मिनट तेज हुई है। ठीक, तो भाई साहब अगर 3 मिनट फास्ट होने में 48 घंटे लगते हैं तो 1 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा? 48/3 कर दो, 3 1 कम 3 और 3 6 18, 16 घंटे। ठीक है, 1 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा? 16 घंटे का समय लगेगा। और हमारी घड़ी कितना स्लो चल रही थी शुरुआत में? 1 मिनट, यानी जब उसने 1 मिनट कवर कर लिया होगा, जिसमें कितना समय लगा? 16 घंटे। जब उसने 1 मिनट कवर कर लिया होगा तो कवर करते ही उसने यहां पर सही समय दिखाया होगा, हाँ या ना? कवर करते ही उसने सही समय दिखाया होगा, तो वहां पर 1 मिनट कवर करना है हमको, तो 1 मिनट फास्ट होने में कितना समय लग रहा? 16 घंटे। तो मंगलवार दोपहर 1 बजे से 16 घंटे आगे चलते हैं। 16 घंटे को ब्रेक कर लें अगर 12 + 4 में, तो मंगलवार दोपहर 1 बजे से मंगलवार की रात 1 बजे, जिसको बुधवार की अर्ली मॉर्निंग भी आप बोलेंगे, ठीक,
मंगलवार की रात 1 बजे से बुधवार की रात या मंगलवार की रात 1 बजे कितना समय हुआ, 12 घंटे बीत गए और आप कहां पहुंचे, बुधवार अर्ली मॉर्निंग पर, ठीक। या 24 घंटे पूरा जोड़ो, मंगलवार दोपहर 1 बजे से बुधवार दोपहर 1 बजे, 24 घंटे हो गए, लेकिन आपको कितना जाना है, 16 घंटे। कितना घंटे आगे गए, 8 घंटे घटा दो, ठीक। तो बुधवार दोपहर 1 बजे से 8 घंटे पीछे आओगे तो 1 से 12 और 12 से 6, 7 और 6 से फिर 1 घंटे पीछे जाओ, 5। तो कितने घंटे आ गए, 8 घंटे पीछे आ गए। चाहे ऐसे जाओ या फिर मंगलवार दोपहर 1 बजे से 12 घंटे, मंगलवार की रात 1 बजे और फिर या अर्ली मॉर्निंग बुधवार को 1 बजे और 4 घंटे और आगे जाओ तो बुधवार को सुबेरे 5 बजे, प्रातः काल 5 बजे, ठीक। कब सही समय दिखाया होगा, बुधवार को प्रातः 5 बजे, ठीक। कहां लिखा है, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी लिखा है ना, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। सब फॉल्टी क्लॉक का क्वेश्चन पूछ लिया था। अगला, शीला मीना से बड़ी है, कामिनी नलिनी जितनी बड़ी है, नीतू सिंधु से छोटी है जो नलिनी के बराबर है, जबकि मीना कामिनी से बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन है। ऑर्डर रैंकिंग का छोटा सा क्वेश्चन है। शीला किससे बड़ी है, मीना से, ठीक है। चलो, तो शीला मीना से बड़ी है, शीला को मीना से बड़ा कर लिया, ठीक। फिर कहता है कामिनी नलिनी जितनी बड़ी है, यानी कामिनी और नलिनी ये आपस में बराबर हैं। कहता है नीतू सिंधु से छोटी है जो नलिनी के बराबर है, जो यानी कि सिंधु, सिंधु किसके बराबर है, नलिनी के बराबर है, सिंधु नलिनी के बराबर है। और नीतू कौन है, नीतू सिंधु से छोटी है, ठीक। नीतू सिंधु से छोटी है जो नलिनी के बराबर है, यानी सिंधु नलिनी के बराबर है और नीतू क्या है, सिंधु से छोटी। तो सिंधु से छोटी कौन हो गई, नीतू हो गई। जबकि मीना कामिनी से बड़ी है, और मीना कौन है, कामिनी से बड़ी। बन गया क्वेश्चन, ठीक है। सबसे बड़ा कौन आएगा, शीला, सबसे बड़ी शीला है, किससे, मीना से। मीना किससे बड़ी है, कामिनी से, ठीक। कामिनी किसके बराबर है, कौन है, नलिनी के। कामिनी बराबर है, नलिनी और सिंधु आपस में बराबर हैं, ठीक। और सिंधु से छोटी कौन है, नीतू। तो सबसे बड़ी कौन होगी, केवल और केवल शीला। डी इसका उत्तर आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, हेमंत तथा साधना संगीत तथा नृत्य में, नहीं, हेमा और साधना संगीत और नृत्य में बहुत कुशल है। फिर कहता है माधुरी साधना बोग तथा संगीत में समान रूप से कुशल है। बोग क्या होता है, माधुरी और रीता अभिनय और चित्रकारी में कुशल है। इनमें से किसे कला समन्वयक बनाया जा सकता है, इनमें से किसे कला समन्वयक बनाया जा सकता है। भैया जो सब में निपुण होगा, सब में अच्छा होगा, कला समन्वयक उसी को बनाया जा सकता है कि नहीं। तो सब में अच्छा कौन है जरा पता करते हैं। हमारे पास कौन कौन है भाई साहब, हेमा है, ठीक है, हेमा और साधना। हेमा और साधना किसमें, संगीत में और नृत्य में कुशल है। संगीत और नृत्य में कुशल है। कौन कौन, हेमा और साधना। फिर कहता है माधुरी और साधना बोग तथा संगीत में समान रूप से कुशल है। किसको ऐड कर लें, माधुरी को, ठीक। क्या है कि माधुरी और साधना बोग तथा संगीत में समान रूप से कुशल हैं। तो साधना तो ऑलरेडी है संगीत में, माधुरी को भी संगीत में कर लें और बोग में भी कुशल है। अब ये बोग क्या चीज है, क्या भला, ये हमको भी नहीं पता है, ठीक। बोग में समान रूप से कुशल है। फिर कहता है माधुरी तथा रीता अभिनय और चित्रकारी में कुशल है। माधुरी तो ऑलरेडी है, रीता को और बना देते हैं, ठीक है। माधुरी और रीता अभिनय और चित्रकारी में कुशल हैं। तो माधुरी तो है ही, माधुरी को अभिनय में और कर दें,
ठीक है, माधुरी को अभिनय में और कुशल कर दें, ठीक, साथ ही साथ माधुरी को चित्रकारी में भी कुशल कर दें, क्योंकि उसने बोला है कि माधुरी और रीता अभिनय और चित्रकारी में कुशल हैं, और रीता किसमें, अभिनय में तथा चित्रकारी में कुशल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक, ये स्थिति आ रही है हमारे पास। कहता है इनमें से किसे कला समन्वयक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो भैया हेमा, साधना, माधुरी और रीता में कला समन्वयक आप किसको बनाएंगे। अच्छा, यहां पर आर्ट करस्पॉन्डेंस की बात कर रहा है कि जैसे कोई कोर्स है, कोई परीक्षा है, जैसे क्लास टीचर है, या जो क्लास में क्या होता है, मॉनिटर होता है। क्लास में मॉनिटर किसको बनाते हैं, जो सब परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाता है, ठीक है, जो सभी विषयों में बराबर पकड़ रखता है, जो खेलकूद में भी भाग लेता है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेता है, यानी जो हर जगह ज्यादा एक्टिव रहता है, उसी को तो क्लास का मॉनिटर बनाते हैं, ठीक, यानी जो सब में सबसे ज्यादा निपुण हो उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। ऐसे ही यहां पर कला समन्वयक किसको बनाया जाएगा, चारों में से वो व्यक्ति जो सभी में अव्वल होगी, उसी को ही तो कला समन्वयक बनाएंगे। तो कौन है वो व्यक्ति, माधुरी वो व्यक्ति है जो सभी में अव्वल है। माधुरी संगीत, अभिनय, भोग और चित्रकारी 4 चीजें जानती है, साधना 3 चीजें जानती है, हेमा और रीता 2-2 ही चीजें जानती। तो किसको कला समन्वयक बनाया जाएगा, माधुरी को कला समन्वयक बनाया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है एक लड़की 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई, जिस दिन इतवार था, उसका जन्मदिन इतवार को फिर कब पड़ा होगा। यानी कैलेंडर को रिपीट करने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ठीक, कैलेंडर को रिपीट करने के लिए। 6 सितंबर 1970 को रविवार का दिन था, 6 सितंबर 1970 को रविवार का दिन था। और यदि 6 सितंबर 1970 को रविवार का दिन था, तो अगला जन्मदिन उसका रविवार को ही कब पड़ेगा, यानी 6 सितंबर को आने वाले कैलेंडर वर्ष में 6 सितंबर को रविवार कब पड़ेगा, तो कैलेंडर रिपीट कब होगा, बेसिकली ये देख लें। तो कैलेंडर रिपीटिशन के लिए हम लोगों ने क्या किया है, क्या बताया मैंने कि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दो, 4 एकम 4, कितना बचा 3, उधर 0, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर कितना बचा 2, शेषफल कितना बच रहा है 2, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी आ रही 2। यदि शेषफल 2 बचे और शेषफल 3 बचे, तो 11 वर्षों के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। कितने वर्षों बाद, 11 वर्षों बाद रिपीट करता है। तो 1970 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1981 में, 11 वर्ष बाद। तो भैया 1981, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 6 सितंबर 1981 को उसका जन्मदिन फिर से इतवार को ही मनाया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द सीरीज। श्रृंखला में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या चल रहा है x के मान में, 2, 6, 30, 210, 330, 330 अलग से मल्टीप्लीकेशन चलेगा, आओ देखा जाए। 2 से 6, 2 तिहाई 6, 6 से 30, 6 पंचे 30, 30 से 210, 3 5, तो 7 का गुणा कर दो, 210 आ जाएगा, ठीक। 7 तिहाई 21, 210, तो 3 से गुणा, 5 से गुणा, 7 से गुणा, तो अगली बार किससे गुणा किया जाए, 9 से। और यदि 9 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो 9 से गुणा करते हैं तो 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1890 आ जाएगा। सीधा सीधा 1890 आ जाएगा। 1890 ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक। तो क्या करेंगे, 1890, तो यहां कितने का गुणा होगा, 11 का। आगे चेक कर लें यार एक बार। पर 1890 में यदि 11 का गुणा करेंगे तो 11 0 तो इधर आ जाएगा, 11 9 99 होता है, यहां 9 होना चाहिए, पर ये 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ही कोई और खेल चल रहा है, यहां पर कुछ और चल रहा है। ये 9 से गुणा यहां नहीं होगा, और अगर 9 से यहां गुणा नहीं है, 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स भी तो हैं, 3 5 7 प्राइम नंबर्स भी तो हैं।
3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी, 7 भी, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 11। तगड़ा खेल खेला यहाँ पर। 11 अगला प्राइम नंबर होगा। 11 से 0, 11 एक कम 11, ऊपर गया 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 2310 ये भी ऑप्शन में दिया है। और खेल करने के लिए भाई साहब 1890 भी ऑप्शन में दे दिया था। ये मजा आया क्वेश्चन में। ये कुछ लेवल का क्वेश्चन है जहां पर ऑप्शन में खेला किया जा रहा है कि नहीं? तो 1890 ये गलत होगा। ये प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो अगली बार मल्टीप्लाइड बाई 13 होगा। अब जरा करो, 13 से 0 आ गया, 13 एक कम 13 की 3, ऊपर गया 1, 13 3 39 प्लस 1 40। हाँ अब सही है, प्राइम नंबर से मल्टीप्लीकेशन चल रहा था। 2310 उत्तर हो जाएगा। ठीक, आओ जरा इसको पकड़ा जाए। रिक्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4 4 8 24 96 480 क्वेश्चन मार्क और फिर उधर बड़ी भारी संख्या 20,000 करके लिखी है। दिख गया सीधे सीधे। 4 से 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 एक कम 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 तिया 24, तो 1 2 3 24 चौको 96, तो 96 पंचे 480, तो 480 में कितने का गुणा करें? 6 का। 480 इंटू 6 क्या करोगे? 6 0 आ जाएगा, 6 6 48 की 8, ऊपर लगा 4, फिर 6 चौको 24 4 28, 2880 आना चाहिए। कहां आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। यही 2880 हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, 19 क्वेश्चन थे 2012 के सत्र में। पहली बार जब सीसेट की परीक्षा हुई थी तब 19 क्वेश्चन थे। और अंतिम क्वेश्चन 2012 के सेट का, पासा की पूर्ति रिक्त स्थानों में जहां प्रश्न चिन्ह है उनमें अक्षर भर करके कीजिए। अच्छा, VXT, PSM, EIA, J, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? पहली बात तो ये पासा का क्वेश्चन ही नहीं है, ऊपर उसने पासा लिख करके दिया, लेकिन ये तो पासे का क्वेश्चन है ही नहीं। क्यों भैया? एक पासे में टोटल 6 फेस होते हैं। एक पासे में टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस। उसको चाहे जैसे देखोगे, चाहे जैसे पकड़ोगे फेंकोगे, 6 से ज्यादा फेस थोड़ी पासे में होते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर VXT ये 3 फेस है, PSM ये 3 फेस, चलो 6 फेस यही हो गए। फिर EAI है, J भी है, यहां मोर देन 6 फेसेस। यहां पासे वाला कोई लॉजिक नहीं लगेगा, यहां कोई और ही लॉजिक लग रहा है, पासे का लॉजिक नहीं लगेगा। VXT, TVX 20 22 24, MPS 13 16 19, यहां लॉजिक लग रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज का। देखो भैया ये क्या चल रहा है? T की प्लेस वैल्यू 20, V की 22, X की 24, तो 20 22 24 प्लस का 2। ठीक, यहां पर आओ, M की 13 है, P की 16 है, S की 19 प्लस का 3 चल रहा है। यहां पर आओ, A की 1, E की 5, I की 9 प्लस 4 प्लस 4, तो क्या चल रहा है? प्लस का 4, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो अगली बार क्या करना चाहिए? प्लस का 5 होना चाहिए। तो यहां पर प्लस का 5 होना चाहिए। J प्लस का 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5 15 यानी O। ठीक, और यहां पर क्या रहा होगा? यहां पर भाई ऐसे चल रहे हैं ना क्लॉकवाइज में, तो J प्लस 5 O हो गया, तो यहां पर E रहा होगा। ठीक है, E यानी 5 प्लस 5 10 यानी कि J, तो EO आना चाहिए। देखो EO कहां आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में EO आ रहा है। ठीक, ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ वर्ष 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए समाप्त होती है। ठीक, इसके बारे में आप जानते ही हैं, रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो ये ऐप आपको तीसरे या चौथे नंबर पर दिख जाएगी। ठीक, ऐसा इसका जो यूजर इंटरफेस है इस तरह से नजर आता है, आपको ये वॉलपेपर नजर आएगा। या फिर इसको डाउनलोड करने का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देन
क्या करना है इस ऐप को डाउनलोड करके? यदि आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के पश्चात लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद एक आपको बैच नजर आएगा, योद्धा बैच करके, जो पुलिस का बैच है, पेड बैच, ठीक। लेकिन उसमें एक क्लास फ्री है अल्फाबेटिकल सीरीज की। तो उस फ्री क्लास को मैं चाहता हूं आप में से सभी लोग पढ़ लें, ठीक। उस फ्री क्लास को यदि आप पढ़ते हैं तो अल्फाबेटिकल सीरीज की जो प्लेस वैल्यूज होती हैं, जो प्लेस वैल्यूज का खेल होता है, वो प्लेस वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। मैंने कहा याद हो जाएंगी, याद करना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएंगी, ठीक। लेकिन उसके लिए आपको वो 1 घंटे की क्लास देखनी पड़ेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप जुड़ सकते हैं हमसे डायरेक्टली, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं हमको इस QR कोड के माध्यम से, या फिर द रीजनिंग एक्सप्रेस, ये चैनल का नाम है, इस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और इसका ज्वाइनिंग लिंक भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करेंगे भैया, क्यों ज्वाइन करें? तो ज्वाइन करने के बाद यदि जब आप क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ में यदि आपका कोई डाउट होता है, ठीक, तो आप अपने उस डाउट को वहां पर शेयर कर देंगे, तो उस डाउट को हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है, आपको समझा देंगे, ठीक। इसके अलावा जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं, तो आपकी क्लास मिस नहीं होगी। आने वाली जो भी वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में यहाँ पर हम नोटिफिकेशन डाल देंगे। किसी वैकेंसी का रिजल्ट निकलेगा तो उसका नोटिफिकेशन, सिलेबस, यदि आपको जो भी चाहिए होगा वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक। बस फिर आज के सत्र को यहीं पर समाप्त किया जाए। इस क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को यदि आपको अच्छी लगी हो। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, क्या अच्छा लगा आपको इस क्लास में, और ये जो सीरीज हम लोगों ने चलाई थी PYQ की, ये सीरीज आपको कैसी लगी, ठीक। साथ ही साथ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आ जाए, ठीक। शेयर करना मत भूलें, जहां कहीं भी आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल रीजनिंग एक्सप्रेस को शेयर कर सकते हैं, जरूर शेयर करें, जहां कहीं भी शेयर कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। जबरदस्ती कोई नहीं है, यदि मन कहे तो शेयर करें, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं आपसे कि इस चैनल को और इस क्लास को शेयर करें, ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं भी जिनके पास रीजनिंग के एक अच्छे मास्टर साहब नहीं है, जो अभी भी भटक रहे हैं रीजनिंग को लेकर के इधर से उधर। मैं चाहता हूं कि उन तक ये क्लास, ये चैनल पहुंच सके, ताकि रीजनिंग विषय उनका अच्छा हो सके, और रीजनिंग विषय की वजह से किसी का सिलेक्शन कभी ना रुके, चाहे वो जो भी परीक्षा दे रहा हो, ठीक। ये उद्देश्य है हमारा, और आशा करते हैं इस उद्देश्य में आप हमारा साथ देंगे। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक। साथ ही साथ कल जो भी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने अच्छी तैयारी की है, अच्छी मेहनत की है। जिन लोगों ने नहीं की तैयारी, जिन नहीं की मेहनत, उनका तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिन भी लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, मेहनत की है, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर दीजिएगा, नकारात्मक मत होइएगा, सकारात्मक रहिए, एनर्जी से भरपूर रहिए, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। यदि आप मेहनत करते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो ईश्वर भी आपका साथ जरूर देंगे। तो बस सकारात्मक रहते हुए अच्छे से परीक्षा दीजिए, परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी आपको, ठीक। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सत्र को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सब अच्छे से पेपर दीजिएगा, और इसका पेपर देने के बाद मैं आप लोगों को डिस्कशन कराऊंगा। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, बताऊंगा कि भैया कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कैसे करना चाहिए था, ठीक है। तो ये जरूर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर। मुलाकात करेंगे कल फिर से, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, कल मिलते हैं।